नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, 9 सितंबर को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा, काबुल की सड़कों पर उतरी महिलाएं, आईएसआई चीफ के वापस जाने की मांग। मायावती ने लखनऊ से किया चुनावी शंखनाद, कहा बीएसपी की सरकार बनने पर बीजेपी के थोपे गए कृषि कानून वापस लेंगे। यूपी चुनाव में ओवैसी ने किया 100 सीटें जीतने का दावा, बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी एआईएमआईएम में शामिल। और चांदीवाल कमीशन ने पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ जारी किया वारंट, महाराष्ट्र के डीजीपी को दिया पहुंचाने का। रुक करते हैं पहली खबर का। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि 9 सितंबर को वर्चुअल फॉर्मेट में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में और जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी बैठक में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स @15 अंतर ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। ये दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस बार भारत ऐसे समय में अध्यक्षता कर रहा है जब ब्रिक्स का 15वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मैक्रो स्टॉइजो, ब्रिक्स व्यापार परिषद के अस्थायी अध्यक्ष ओमकार कंवर और ब्रिक्स विमेन्स बिजनेस अलायंस की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी भी शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहने वाला है? अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से ये पहला एक ऐसा हाई लेवल मीटिंग जो दिख रहा है कि जिसमें साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उसका कोई मल्टीलेटरल वो वहाँ पे बातचीत होगी और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के स्टेज पे पहली बार अपनी बात रखने वाले होंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है। वो क्या कहेंगे उससे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पूरा लेखा जोखा, उसका खाका, जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, वे तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके ऊपर हिंदुस्तान की राय क्या है? प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ब्रिक्स के मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करने वाले हैं। आज उसका एक सो कह सकते हैं कि ट्रेलर भी सामने आ गया। तालिबान की तरफ से ये चेतावनी दी गई है हिंदुस्तान को कि वो किसी तरह के कोई मिलिट्री मदद नदर अलायंस या किसी और चीज में ना करे, इसका अंजाम बुरा होगा। मतलब तालिबान को भी ये लग रहा है कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है कि 95 में सत्ता में आने के बाद हमें जलंधर से स्वेटर और कंबल भेज रहा था और आगरे से जूते भेज रहा था। वो सरकार अब यहाँ पे नहीं है, वो हमले भी कर सकता है, ये अंदेशा तालिबान को है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को एक ग्लोबल प्रॉब्लम बताने वाले हैं। इस मीटिंग के बाद आगे जो बड़ी कार्रवाई होगी वो ये होने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी यूएसए जाने वाले हैं, वहाँ बाइडेन से मुलाकात होगी, 2 टूक वहाँ पे सवाल जवाब होंगे। हिंदुस्तान क्या सोचता है तालिबान को लेकर के और अफगानिस्तान की जनता को लेकर के, वो एक बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन ये बात तय मानी जाए कि चाहे वो ब्रिक्स की मीटिंग हो, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मसला हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बाइडेन से हो, प्रधानमंत्री मोदी इस जो अफगानिस्तान के अंदर में ये जो बवाल मचा हुआ है उसके लिए
पाकिस्तान के ऊपर वो घेराबंदी करने वाले हैं। वो ये बताने वाले हैं पूरी दुनिया को कि अब तक जो पाकिस्तान ये कह रहा था कि वो आतंकवाद का विक्टिम रहा है, दरअसल वो पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार था, जो अब खुल के जो बातें सामने आ गई। जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकारें बदल जाने से आवाम की किस्मत भी खुद ब खुद बदल जाती है। एक वो भारत था जो आतंकियों के डर से थर-थर कांपता था, और आज वो हिंदुस्तान है जिसके आगे तालिबान भी पानी भरता है। अब बात दूसरी खबर की। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान का दखल देना लोगों को रास नहीं आ रहा है। वहीं काबुल में महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान की जीत के पीछे पाकिस्तान का सहयोग भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की महिलाएं आईएसआई चीफ और पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। इस प्रोटेस्ट में महिला प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और आईएसआई चीफ फैज हमीद के वापस जाने की मांग की। दरअसल भारत समेत पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की फिक्र बड़ी होती जा रही है, क्योंकि 22 दिन बीतने को हैं और अभी तक वहां तालिबान सरकार का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लिमिट क्रॉस कर दी है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान और फाइटर ड्रोन ने पंजशीर घाटी में बेतहाशा बम बरसाए हैं, जिस पर ईरान ने कड़ा एतराज जताया है। और पाकिस्तान के इस एक्शन के बाद तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। डॉक्टर साहब, स्थिति वाकई गंभीर होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पाकिस्तान वहाँ पे करना चाह रहा है, वो अपनी इस साजिश में कामयाब नहीं हो सकता। दिक्कत यह है कि तालिबान तो कुछ चंद लोग हैं, ये तो संगठन है। आम जनता सड़कों पे उतर रही है, महिलाएं उतर रही हैं, और इन तालिबानियों को देखिए कितने कायर लोग हैं। ये महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं और वहां पे गोलियां चलाई जा रही हैं उनको डराने के लिए। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तानियों ने अपने फाइटर प्लेन्स को भेज के, ड्रोन को भेज के पंजशीर में हमले किए, और ईरान ने भी कह दिया कि भाई ये एयरफोर्स जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, वो उचित नहीं है। आम जनता अफगानिस्तान की पाकिस्तान को अपना एक दुश्मन मुल्क समझती है, और इसलिए जब तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान के लड़ाकू विमान जब अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली बात ये कि तालिबान की अपनी साख जो नहीं है वो और भी खत्म होती है, और दूसरा ये मौका मिल जाएगा उस रेसिस्टेंस फोर्स को, लोगों को मोबिलाइज करने में। जिस तरीके से ये पंजशीर की खबर पूरे अफगानिस्तान में जब से गई है, कम से कम 30 शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान को बहाना बना करके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और नारे क्या लगा रहे हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद तो है ही, वो नारे लगा रहे हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। किससे आज़ादी चाहिए? आज़ादी चाहिए ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये पिट्ठुओं से, तालिबान से। और महिलाएं बाहर आ रही हैं, इसका बहुत बड़ा संकेत पूरी दुनिया को जा रहा है कि ये जो पूरी दुनिया चुपचाप शांति से बैठी हुई है, उनको कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा। अदरवाइज ह्यूमन राइट्स की जो अवहेलना जिस स्केल पे अफगानिस्तान के अंदर होगी, वो पूरे इतिहास में दर्ज कराने लायक हो। जी, तो पाकिस्तान और तालिबान का अटूट रिश्ता अब सबके सामने आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है, तो दूसरी तरफ तालिबान जो लोग पाकिस्तान का विरोध करते हैं उन पर गोलियां बरसाता है। रुक करते हैं तीसरी खबर का। यूपी के कई जिलों में चल रहे बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों का आज लखनऊ में समापन हो गया। ब्राह्मण सम्मेलनों के समापन कार्यक्रम से ही बसपा प्रमुख मायावती आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी उन्होंने कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाया। मायावती ने किसानों के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि हमने अपनी सरकार में किसानों के लिए उचित खरीद दर रखी थी, बल्कि बीजेपी ने तब से 1 रुपया भी नहीं दिया। मायावती ने कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहती हूं कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, तो आरएसएस बीजेपी मुसलमानों के साथ दूसरा रवैया क्यों अपना रही है?
मायावती ने कहा कि फरवरी से मैं लखनऊ में हूं, पार्टी का काम कर रही हूं, जबकि लोग प्रचार कर रहे हैं कि मैं घर से नहीं निकल रही हूं। अगर हम बड़े प्रोग्राम करेंगे तो बीजेपी हमारे कार्यकर्ता नेताओं को मुकदमे में फंसा देगी। चुनाव घोषित होने पर हम बड़े कार्यक्रम करेंगे। 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि है, उस दिन हम लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। डॉक्टर साहब, मायावती मुसलमानों के साथ ये कौन से दूसरे रवैये की बात कर रही है? देखिए, ये जो मायावती का आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था, वो एक इसको कह सकते हैं कि फ्लॉप शो। दरअसल मायावती 2007 में जिस हिसाब से उन्होंने सरकार बनाई थी कि जिसमें दलित, ब्राह्मण और मुसलमानों का वोट उनको मिला था, और वो खुद ब खुद 202 सीटें जीत करके बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई थी। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने अयोध्या से ये जो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया था तो ब्राह्मण आए नहीं, तो इन्होंने उस कार्यक्रम का नाम बदल के प्रबुद्ध वर्ग कर दिया। तो आज जो उसका समापन समारोह था, तो आगे वो कुछ उस तरह से जो टेलीविज़न चैनलों पे आप देखते हैं कि किस तरीके से मौलवी मौलानाओं को दाढ़ी टोपी पहना करके बिठा दिया जाता है कि जो दिखने में मुसलमान लगते हैं, और बातचीत डिबेट में उनको शामिल किया जाता है। उसी तरीके से मायावती आज स्टेज पे थी और नीचे के रो में हमने देखा कि बहुत सारे लोग वो ब्राह्मणों की वेशभूषा में, कि कोई शरीर पे कपड़े नहीं हैं तो कोई हाथ में डंडा लिए हुए, मतलब जो दिखने से लगे कि भाई ब्राह्मण है, वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे और बाकी तो आम जनता थी। प्रबुद्ध लोग वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे। ये प्रबुद्ध वर्ग समारोह जो इन्होंने समापन समारोह था, प्रबुद्ध लोग वहाँ पे नज़र नहीं, वहाँ कोई आर्टिस्ट नज़र नहीं आया, कोई वहाँ पे हमें हिस्टोरियन नज़र नहीं आया, कोई कवि नज़र नहीं आया, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा नाम कोई नज़र नहीं आया, कोई सोशल एक्टिविस्ट भी नज़र नहीं आया। खैर, ये तो मायावती का अपना ही है। मायावती ने जो आज 2-3 बातें कही, उसको गौर करने वाली बात ये है कि वो दरअसल वो कह रही है कि भाई जो किसान के जो कानून हैं उसको वो निरस्त कर देंगी। वाह, कोई सवाल पूछ भी नहीं रहा मीडिया में। अरे भाई, ये कानून संसद में पास हुआ है, स्टेट असेंबली की हैसियत है कि संसद में पास किया हुआ कानून जो है आप असेंबली के अंदर उसको हटा देंगी? क्या बता रही हैं, किसको बता रही हैं? तो खैर, वोट की राजनीति है, उनको लगता है भाई इससे किसान खुश हो जाएंगे, उन्होंने कह दिया। लेकिन खुद उस दौरान अपनी पोल पट्टी उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा कि भाई दलित बहकावे में ना आए, मतलब ये कि दलित बहकावे में आ चुका है पहले से। मायावती को ये लग रहा है कि दलित बहकावे में आ गए, मतलब ये कि जो दलित मायावती को वोट ना करे वो बहकावे में आ गए। मतलब सारी ज्ञान की गंगा जो है मायावती के पास ही है। आम जनता अपना चॉइस करती है तो वो बहकाना हो गया। और जो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे इसका पर्पस था कि ब्राह्मणों को अपने ओर खींचना, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो गैंगस्टर्स के साथ है। वैसे मायावती की सरकार क्राइम के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल करती है। मायावती की सरकार के दौरान ये सारे गुंडे बदमाश एलिमेंट जो वो अंडरग्राउंड जाते हैं, भाग जाते हैं। यही काम योगी जी कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मणों का जो इनकाउंटर हुआ या उनके साथ जो अन्याय हो गया, मतलब आप गैंगस्टर्स को, माफिया को, गुंडे बदमाशों को आप बाकायदा उनके खिलाफ एक्शन लो, तो मायावती उसमें भी माइक्रोस्कोप लगा करके ये तय करना चाह रही है कि कौन ब्राह्मण है, कौन नॉन ब्राह्मण है। अगर मायावती को ये सवाल उठाना ही था तो वो कहते कि इन जनरल जो इनकाउंटर हुए हैं, जो फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन नहीं, वो ब्राह्मणों के खिलाफ जितने कार्य जो एक्शन लिया गया है उसको वो कर रही थी। खैर, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। मायावती की स्थिति ठीक नहीं है यूपी के अंदर में, तीसरे नंबर पे अभी वो चल रही हैं, इसलिए ना उन्हें पूरी तरीके से दलित वोट मिलने के आसार दिख रहे हैं, ना ही मुसलमान मायावती की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। तो मायावती अपनी राजनीति में लगी हुई हैं, कोशिश में लगी हुई हैं। देखिए कहाँ तक वो सफल हो पाती हैं। जी, तो मायावती की डिक्शनरी में प्रबुद्ध वर्ग का क्या मतलब होता है ये तो पता नहीं, लेकिन एक आम जन की समझ के हिसाब से एक भी प्रबुद्ध आदमी मायावती के सम्मेलन में दिखाई नहीं पड़ा। रुक करते हैं चौथी खबर का। अयोध्या दौरे से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे
और जीतेंगे भी। 60 साल तक सब कुछ जिताया, अब हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बसपा से गठबंधन के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, वो पहले बात तो करें। वहीं दूसरी ओर बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतीक अहमद का परिवार एआईएमआईएम में शामिल हुआ। इस दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुजफ्फरनगर के फसाद में अगर केस चल गया होता तो आज योगी सरकार केस वापस नहीं ले पाती। ये लोग मुस्लिमों की लीडरशिप के खिलाफ हैं। डॉक्टर साहब, ओवैसी के दावे और अतीक अहमद की पत्नी के पार्टी में शामिल होने के घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। समाजवादी पार्टी को चिंता होनी चाहिए कि उनके वो लोग, वो परिवार जिनके दंभ के ऊपर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट पाया करती थी, वो ओवैसी साहब के साथ चली गई है। अब इसका कितना असर होगा आगे, वो तो बात की बात है, लेकिन बात तो उन्होंने बहुत ही पते की है। उन्होंने कहा कि भाई हम 60 साल तक दूसरे को ही जिताते आए हैं। सही बात है। यूपी के अंदर चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या मायावती की सरकार रही हो, जिसको मुसलमान एन ब्लॉक वोट कर देता था वो जीत जाते थे। वो तो पिछले 2014 के बाद से लोगों का जो दिमाग जो है वो सही रास्ते पे आया है कि जहां मुस्लिम पोलराइजेशन होता है वहीं पे हिंदू भी पोलराइज कर जाते हैं। और बिना मुस्लिम वोट के ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर के आ रही है। लोकसभा में भी पूरी तरीके से हर सीट को स्वीप करते हुए नजर आती है यूपी के अंदर में। तो ये जो सवाल जो पूछा जा रहा है, वो सवाल पूछा जा रहा है सेकुलर पार्टियों से कि जो मुसलमानों का वोट तो लेते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करते नहीं है। और ये बात भी सही है कि भाई आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दोष इस बात के लिए आप देते हो कि भाई ये दंगा करवाने वाली पार्टी है, तो मुसलमानों के साथ जो है सौताला व्यवहार करती है। भाई 2013 में तो आपकी सरकार थी। ये मुजफ्फरनगर, शामली, यहाँ जो दंगे हुए, इतने सारे मुसलमानों को घर छोड़कर के जाना पड़ा, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। उस समय तो महामहिम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, क्यों नहीं कुछ किया? भाई कोई सवाल नहीं उठाएगा कि भाई ये जो अखलाक, जिसको घर में बीफ की वजह से उसको लिंच करके मार दिया गया, पूरी दुनिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब जगह बवाल मचा, और अखिलेश यादव की सरकार ने ही ये रिपोर्ट दे दी कि भाई गौमांसी था। तो ऐसा कैसे होगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। ओवैसी मुसलमानों को हकीकत बता रहे हैं। ये बात और है कि ये मुस्लिम समाज है जिन्हें हकीकत पसंद नहीं है, सच्चाई का वो सामना करना नहीं चाहते, और वो हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। मतलब ये कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए नहीं, अपनी नौकरी के लिए नहीं, अपने लिए अवसर क्रिएट करने के लिए नहीं, अपने सत्ता में हिस्सेदारी के लिए नहीं, ये वोट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हरा दिया जाए। और यही टैक्टिकल वोटिंग इनके विनाश का कारण है। दलितों से भी बदतर स्थिति जो मुसलमानों की हुई है वो इसी वजह से हुई है। ओवैसी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक तो दूसरे को जिताए हुए हो, कभी अपने लिए भी वोट कर लिया करो। जी, तो अतीक अहमद की बीवी का एआईएमआईएम में शामिल होना जाहिर तौर से समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, और इस खतरे की घंटी को समाजवादी पार्टी को वक्त रहते ही भांप लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। अब बात आखिरी खबर की। मुंबई चांदीवाल कमीशन ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया है। कमीशन के द्वारा 50,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। साथ ही कमीशन ने महाराष्ट्र के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो किसी सीनियर ऑफिसर को इस वारंट को देने के लिए डेप्यूट करें। इससे पहले भी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चांदीवाला जांच आयोग के समक्ष परमबीर सिंह हाजिर नहीं हुए थे। आयोग ने इसको लेकर सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। आयोग ने कहा था कि अगली सुनवाई में सिंह हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी
कर दिया जाएगा। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूलने का गंभीर आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सीबीआई जांच का भी निर्देश दिया। राज्य सरकार ने मुंबई हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चांदीवाला की अध्यक्षता में जांच आयोग के माध्यम से आरोपों की समानांतर न्यायिक जांच की शुरुआत की है। जांच आयोग ने सिंह को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। डॉक्टर साहब, परमबीर सिंह की मुश्किलें किस तरह बढ़ सकती हैं? ये तो बड़ा ही अजीब स्थिति है वहाँ पे जी। ये वही सारे चेहरे, वही सारे लोग जो अर्नब गोस्वामी के केस में कोई असेंबली में चीखता था कि 10 मिनट के अंदर अर्नब गोस्वामी असेंबली के सामने प्रस्तुत हों, माफ़ी मांगे, और अर्नब गोस्वामी जो है कोर्ट कचहरी भागता था, भाई हमें रिलीफ दो। ये वही लोग हैं, ये परमबीर सिंह, वही इसी होम मिनिस्टर के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि भाई टीआरपी में स्कैम हुआ है। अर्नब गोस्वामी एक हत्या के मामले में आरोपी है, एक शख्स ने आत्महत्या की है, उसका कारण अर्नब गोस्वामी है। घर से आपने उठा लिया, सबको बंद कर दिया, और अभी यही परमबीर सिंह कानून से वो उसको कहते थे जैसे चोर सिपाही का खेल खेलते ही ये ओरिजिनल हो रहा है। यहाँ पूर्व कमिश्नर ही आरोपी बनकर के वो न्यायिक व्यवस्था को चकमा देने में जुटे हुए हैं, और एक वो गृह मंत्री है, वो भी नदारत है। अब देखिए क्या डेस्टिनी जो है वो क्या करवाता है और किस तरीके से होता है। ये दोनों फरार चल रहे हैं। एक को आयोग बुला रहा है कि भाई बाबू सोना कहाँ हो, आ जाओ, तुमसे पूछताछ होगा। दूसरे से सीबीआई और ईडी पूछ रही भाई कहाँ है गृह मंत्री, तो ये गायब हो गए। कैसा देश है अपना, और कैसे कैसे लोग हैं। ये सत्ता, ये घूस, ये भ्रष्टाचार किस तरह से लोगों के दिमाग को पोल्यूट कर देता है, उसका ये जीता जाता एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में अब तक जितनी भी सरकार बनी, इतनी बड़ी कॉमेडी आज तक कभी नहीं देखी गई। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।